इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस फ्यूचरिस्टिक दुनिया को दिखाते हुए जहां पर इंसानों की स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी थी। हमें तो अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका मेन विजन था मंगल ग्रह तक पहुंचना। उसके अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे और वो सीधा निकल पड़ा था मंगल ग्रह की तरफ। नासा के हेडक्वार्टर पर तो सारी चीजें दिखाई दे रही थी और वो कंट्रोल भी कर रहे थे। स्पेसशिप के अंदर कई दिनों की लगातार सफर के बाद वो सारे एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब अचानक उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट के अंदर कुछ डिस्टरबेंस महसूस होने लगी। ये डिस्टरबेंस एक समय पर बहुत ही ज्यादा हो जाती हैं, इतना कि उनका अब पृथ्वी के हेडक्वार्टर से कनेक्शन ही टूट गया था। सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस खराब होने के कारण वो नासा के हेडक्वार्टर से बात भी नहीं कर पाते। लेकिन स्पेसशिप के अंदर कई सारे सीनियर एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद थे जिन्होंने उस समय के लिए सिचुएशन को हैंडल किया और किसी भी तरीके से मंगल ग्रह के ऑर्बिट को क्लियर करते हुए उसकी जमीन पर लैंड किया। अब यहाँ सभी को लग रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक एक अजीब तरीके की वेव उनकी स्पेसशिप के पास आने लगी। ये सारी वेव स्पेसशिप को अपनी तरफ खींचने लगती हैं जैसे कि कोई मैजिक कर रहा हो। सारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी स्पेसशिप को दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, पर अफसोस वो वेव्स इतनी ज्यादा होती हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। उन एस्ट्रोनॉट्स की स्पेसशिप तो थोड़े समय के अंदर ही उन वेव्स के अंदर गायब हो गई। अर्थ पर मौजूद नासा के हेडक्वार्टर में बिल्कुल नहीं पता चला कि वो स्पेसशिप आखिरकार कहां गई, उसके ऊपर किसने अटैक किया और उसके साथ क्या हुआ। सभी लोग यही अंदाजा लगा रहे थे कि लैंडिंग प्रॉपर ना होने की वजह से उनका स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया। अब नासा ने डिसाइड किया कि वो दूसरा मंगल ग्रह मिशन करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ सालों बाद अब हमें यहाँ पर मैक नाम की एक साइंटिस्ट दिखाई जाती है जो कि इन्हीं सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर स्टडी किया करती थी। मैक को नासा वालों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो अपने रोवर और टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह पर एक स्पेसशिप भेजे जो अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये आइडेंटिफाई कर पाए कि पिछला मंगल मिशन नाकामयाब क्यों हुआ था। और तो और उन्हें मंगल ग्रह की जमीन से कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे, इसके बारे में भी आइडेंटिफाई करना था। इसीलिए अब मैक यहाँ पर अपने उस एक्सपेरिमेंट पर लग जाती है जिसका साथ आरटी नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा था। आरटी को इसी तरीके से बनाया गया था कि वो वैज्ञानिकों की मदद करे हर एक सिचुएशन में। मैक ने कई सारे छोटे मिशन आरटी के साथ ही किए थे, लेकिन मैक चाहे कुछ भी हो जाए फुल्ली आरटी के ऊपर भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि वो है तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। उससे अगर थोड़ी मोड़ी गलती भी हो गई तो उसका पूरा मिशन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैक यहाँ पर अपनी एक सीनियर लीसा से बात करते रहती है अगर उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस मिले तो। हमें पता चला कि मैक और लीसा एक दूसरे की बहनें हैं जिनका शायद एक ही मकसद है कि एक्सप्लोरेशन की दुनिया में काफी आगे बढ़ना, जो कि बहुत ज्यादा जेन्युइन होता है। अब मैक तो यहाँ पर कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उस एक्सप्लोरेशन मिशन को कंटिन्यू करने लग जाती है, जिससे कि वो एक रोवर और लैंडर को मंगल ग्रह की जमीन पर भेजेगी। वो मिशन अब सीधा लॉन्च करके भेज दिया जाता है मंगल ग्रह की डायरेक्शन में। आरटी नाम की वो एआई सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर रही थी कि कहीं सिचुएशन खराब ना हो जाए, क्योंकि आरटी नाम की उस एआई के अंदर सारे डेटा फीड किए गए होते हैं जिससे कि ये मिशन को स्टीडी बनाया जा सके। हमें तो अब कई दिनों बाद दिखाया गया जहाँ मैक का वो रोवर सीधा ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा था मंगल ग्रह की, लेकिन उस जगह पर भी उन्हें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस होती है। इतने अजीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे थे कि उन्हें कुछ समझता ही नहीं। उनके रोवर को थोड़ा सा डैमेज हुआ, पर किसी भी तरीके से वो मंगल ग्रह की जमीन पर आ जाते हैं। मैक ने भी अपनी पूरी कोशिश की और उसे भी जमीन पर लैंड करा दिया। एक रोवर धीरे धीरे बाहर निकलते हुए मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट की जांच करने लगता है। यहाँ मैक आरटी नाम की उस एआई से बहुत ही ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसे इसीलिए बनाया गया है ताकि वो मिशन में उनकी मदद कर सके, और उसे पहले से पॉसिबिलिटीज देख के रखनी चाहिए थी जिसमें कि उनकी स्पेसशिप को नुकसान ना होता। पर आरटी आखिरकार इसमें चूक गई थी। यही रीजन था कि मैक आरटी नाम की उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करती। मंगल ग्रह पर मौजूद वो रोवर तो अपने सारी रिसर्च करने लगा जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। वो सारे डेटा कलेक्ट करके सीधा मैक के पास भेज रहा था, जिससे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम नॉर्मल भाषा में कन्वर्ट कर देता है। पर अचानक अब उस रोवर को एक अजीब तरीके के सिग्नल्स मिलने लगे, जिससे कि वो देखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। वहीं हमें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के अंदर मैक को दिखाया गया जो इस मिशन की पूरी रिपोर्ट्स और इमेजेस देख रही थी कि मंगल ग्रह की जमीन पर क्या हो रहा है। पर अब यहाँ मैक बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि उसे बार बार पिछले मिशन की याद आ रही होती है जो बहुत बुरी तरीके से खत्म हो चुका था। मैक इसीलिए डिस्टर्ब होती है क्योंकि पिछले मंगल वाले मिशन में जिसके अंदर स्पेसशिप पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, उसके अंदर
मैक के फादर भी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस मिशन के लिए मैक ने ही अपने फादर को मनाया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे और इन क्रिटिकल मिशंस को करने के लिए उनके ही जैसे लीडर की जरूरत होती थी। लेकिन बुरी बात तो होती है कि उस मिशन के बाद मैक ने अपने फादर को ही खो दिया। इसीलिए ये भी एक रीजन था कि मैक मंगल ग्रह करने के मिशन में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे एग्जैक्टली वही रीजन पता करना था कि उसके फादर अचानक कहाँ गायब हो गए। अगर वो उसके बारे में 1% भी एक्सप्लोर कर पाती है तो मैक खुश हो जाएगी। अब यहाँ मैक ने मंगल ग्रह पर जो रोवर भेजा हुआ था वो बाहर निकलकर जब थोड़ी जांच करता है तभी अचानक उसे पता चला कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा ब्लैक क्यूब रखा गया है। ये ब्लैक क्यूब तो किसी इमारत जितना बड़ा था, जिसके बारे में अब मैक को पता चलने पर वो थोड़ा सा शॉक हो गई, क्योंकि इस तरीके से मंगल ग्रह पर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट देखना, वो भी बिना किसी मिशन के, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। मैक ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने रोवर को कमांड दे दिए जो सीधा उस क्यूब के पास चला जाता है। उस रोवर ने तो एक छोटी सी ड्रिल मशीन निकाली और सीधा क्यूब के अंदर छेद करने लगा, पर उस क्यूब का स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो ठीक से ड्रिल भी नहीं कर पा रहा था। कितनी कोशिश करने के बाद जाकर रोवर ने एक छोटा सा हिस्सा निकाला होता है उस बड़े से क्यूब का, और अब रोवर उसे अपने सिस्टम में डालकर चेक करने लगा कि ये किससे बना है और इसके मटेरियल्स क्या हैं। रोवर तो इसके सारे डेटा मैक के पास भेज रहा था, जिसे और कोई नहीं बल्कि आरटी नाम की वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइज कर रही थी। आरटी जब अपने सिस्टम के डेटाबेस में चेक करती है कि ये मटेरियल किससे बना हुआ है तो उसे कुछ मिलता ही नहीं, और बाद में पता चला कि उसके डेटाबेस एक्सेस पर लिमिट लगा के रखी गई है। आरटी ने तो तुरंत ही ये बातें मैक को बताई। मैक अब बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि हमें इसके बारे में तो पता करना होगा, इसीलिए अब आरटी उससे फुल एक्सेस मांगने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इसके बारे में डिटेल्स निकाल सके। लेकिन मैक ने एक्सेस देने से पहले अपनी बहन लिसा से इस बारे में बात की, पर लिसा पता नहीं क्यों इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें इस तरीके से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैक के पास कोई ऑप्शन नहीं था और जो सीनियर मेंबर्स कहेंगे उसे वही फॉलो करना होगा। यानी कि उसके पास मटेरियल तो है, लेकिन किससे बना हुआ है ये पता करने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फुल एक्सेस नहीं दे सकती। अब यहाँ आरटी नाम की उस एआई ने सिग्नल दिया कि मंगल ग्रह के ऑर्बिट के ऊपर एक अजीब तरीके की सैटेलाइट को डिस्कवर किया गया है। मैक की भी नजर उसके ऊपर गई और वो थोड़ा सा रिसर्च करने लगी, लेकिन तब तक वो आरटी नाम की एआई अपनी सैटेलाइट से दूसरे वाले सैटेलाइट पर फायर कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दुश्मनों की सैटेलाइट है जो उनकी मिशन में दखल अंदाजी करने के लिए आए हैं। मैक इस पूरी कंडीशन में कुछ कर पाती इससे पहले वो दूसरे का सैटेलाइट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस मोमेंट के बाद मैक एआई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी कर रही थी, क्योंकि ये उसके परमिशन के बिना उसने किया था। अब उस दूसरे सैटेलाइट का मलबा पूरी तरफ फैलने लगा, जिससे बाद में ये पता चलता है कि वो सैटेलाइट चाइना की थी। मैक अब यहाँ पर अपने एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट दोस्त से बात करती है जिसका नाम डियांग था, और वो तो उनके हेडक्वार्टर के हालचाल पूछ रही थी कि वहाँ पर कोई इमरजेंसी तो नहीं आई। लेकिन डियांग कोई भी रिप्लाई नहीं देता और उस कॉल को डिक्लाइन कर देता है। अब यहाँ मैक समझ गई थी कि आगे चलकर कुछ न कुछ तो होने वाला है, लेकिन मैक को जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी वही हो रही होती है। उसी समय जब मैक के बाकी एस्ट्रोनॉट से बात चालू थी तभी हमें पता चला कि मंगल ग्रह की जमीन पर जो बड़ा सा क्यूब मौजूद था वो अचानक अपनी जगह से मूव होकर गोल गोल घूमने लगा है। इस पूरे प्रोसेस से एक बड़ा सा टॉर्नेडो बन जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा वेव्स निकलने लगी, और उसी पूरे मोमेंट के अंदर वो रोवर भी आ चुका था। उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी होती है और बैटरी सेल्स निकल चुके थे। मैक को भी जब इमरजेंसी के बारे में पता चला तो वो देखने के लिए चली आती है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या। तब जाकर मैक ने देखा कि सामने मौजूद वो ब्लैक कलर का क्यूब गायब हो चुका है, और इतने बड़े टॉर्नेडो के अंदर उसके रोवर की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। उसके पास बैटरी नहीं होगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। मैक अब थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि आरटी नाम की एआई से अभी वो मदद नहीं ले सकती, क्योंकि वो खुद ही मल फंक्शनिंग का काम कर रही थी। तब जाकर मैक को एक आइडिया आता है कि पिछले मिशन में एक रोवर मंगल ग्रह पर भेजा गया था, अगर वो उसकी लोकेशन ढूंढ ले तो जरूर उसके अंदर कोई बैटरी सेल्स मौजूद हो सकते थे, जिसे वो लेकर अपने रोवर के लिए यूज कर सकती थी। मैक अब यहाँ पर ऑटो पायलट मोड हटाकर खुद ही उस रोवर को कंट्रोल करने लग जाती है, जो सीधा मंगल ग्रह की जमीन पर आगे बढ़ने लगा था। लेकिन मंगल ग्रह का वातावरण कभी स्टेबल ही नहीं होता। वहाँ पर इतने बड़े बड़े धूल के तूफान आने लगे कि उसे रोवर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही थी।
फिर भी मैक उसमें बहुत अच्छी होती है। उसने बड़ी सावधानी से रोवर को कंट्रोल किया और किसी भी तरीके से दूसरे वाले रोवर तक पहुंच ही गई। उस दूसरे रोवर से अब वो बैटरी सेल्स निकाल कर अपने एग्जिस्टिंग वाले रोवर के अंदर डाल देती है, जिससे कि अब वो बहुत देर तक चलता रहेगा। यानी कि मैक ने इतने एडवांस एआई के होने के बावजूद भी अपना दिमाग लगाया और इस पूरे क्रिटिकल कंडीशन को सॉल्व किया। अब उसके रोवर में बहुत ज्यादा पावर बैकअप होने के बाद मैक उस छोटे से क्यूब के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। सारी रिपोर्ट्स मैक के सामने आ चुके थे और वो उस क्यूब के छोटे से मटेरियल को चेक कर रही थी कि ये किससे बना है। थोड़ी देर में पता चला कि ये तो नैनो पार्टिकल्स हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर मैक ने नोटिस किया कि वो छोटा सा क्यूब का पार्ट अब वापस से क्यूब में बदल गया है। जैसे देखकर लग रहा था कि इसके अंदर लाइफ मौजूद है और ये उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ एक शॉकिंग बात पता चली कि जो बड़ा सा क्यूब मंगल ग्रह की जमीन पर से गायब हुआ था, वो अब सीधा पृथ्वी के अंटार्कटिका में देखा गया है। यानी ये मंगल ग्रह से यहाँ तक पहुंचने में उसे कुछ मिनट लगे। मैक तो यही अंदाजा लगाने लगी कि जरूर ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी होगी जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने में कामयाब हो चुके हैं, नहीं तो इतने समय में मंगल ग्रह से पृथ्वी पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैक इस बात से थोड़ा सा खुश होने लगी, इसीलिए वो एआई से कहती है कि तुम प्रीवियस रोवर के सारे फाइल्स डाउनलोड करके दो। पर अफसोस की बात ये थी कि मैक को भी उस पूरे फाइल को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती। इसीलिए अब मैक ने बिना देरी किए उस मिशन के हेड को कांटेक्ट किया, जिसका नाम बेन था। बेन उसके बुलाने पर तुरंत ही उसके हेडक्वार्टर में आ गया और वो सारे फाइल्स को एक्सेस करने में मदद करने लगा। बेन ने तो जल्द से जल्द सारी डिटेल्स निकालकर मैक को दे दिए थे। उस पुराने वाले रोवर के अंदर जो डेटा थे उसमें एक ऑडियो फाइल मिलती है। उस ऑडियो फाइल को प्ले करने पर यह पता चला कि वो तो पुराने वाले एस्ट्रोनॉट्स की थी, जिस स्पेसशिप के अंदर मैक के फादर मौजूद थे। उसमें साफ साफ बताया जा रहा था कि 10 साल पहले जब उनका मिशन यहाँ मंगल ग्रह पर पहुंचा था, तो उन्हें भी उसी टाइप का एक ब्लैक क्यूब दिखा था, जिसके रेडिएशन और मूवमेंट की वजह से उनकी स्पेसशिप उसके चक्कर में आ गई। स्पेसशिप को भारी नुकसान होने की वजह से सारे सिस्टम्स काम करना बंद कर दिए थे और वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। उस पहले वाले मिशन के अनसक्सेसफुल होने का रीजन यही था, यानी कि वो बड़ा वाला क्यूब। मैक को तो यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चली कि इन पूरी चीजों के बारे में उसकी बड़ी बहन लीसा को पहले से आइडिया था, लेकिन उसने जानबूझकर मैक को इस बारे में नहीं बताया था। और अब एक बार फिर से वो बड़ा सा क्यूब वापस से अपीयर हो चुका है। बेन तो अब मैक से यही पूछने लगा कि आखिरकार ये क्यूब अपने आप कैसे मूव हो गया। लेकिन जब मैक थोड़ा सा सोचती है, तब जाकर उसे पता चला कि आरटी नाम की उस एआई ने जब सैटेलाइट के ऊपर फायर किया था, तो शायद उस धमाके से जो वाइब्रेशन निकल रही थी उससे वो ब्लैक क्यूब को डर का एहसास हो गया और वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी के अंटार्कटिका वाले रीजन में आ गया। अब यहाँ अचानक पता नहीं क्यों मैक के उस सेंटर के अंदर एक जगह ओपन हो जाती है। वो तो एक कंट्रोल सेंटर था जिसके अंदर से आवाज आ रही थी। मैक इसीलिए थोड़ी जांच पड़ताल करने के लिए अंदर की तरफ चली जाती है कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मैक जब थोड़े से कंट्रोल सिस्टम के पास चली गई तो उसने कुछ बाहर की चीज निकली हुई देखी। उसे पता चला कि आरटी नाम की वो एआई फुल्ली सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। शायद इसी वजह से वो मलफंक्शनिंग कर रही थी। इसीलिए अब ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मैक ने उस पूरे चिप को वापस से सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि शायद अब आरटी को पूरा एक्सेस मिल जाए डेटाबेस का। वहीं हमें बाहर की तरफ दिखाया गया कि बैन पूरे ब्लैक क्यूब के डेटा को कॉपी कर रहा है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने एक मिसाइल को भी फायर कर दिया है। शायद बैन कोई सीक्रेट मिशन कर रहा था जो कि मैक के अगेंस्ट होता है। और अब बैन ने तो आरटी नाम की उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बंद करने यानी कि रिसेट करने का प्रोसेस चालू किया। मैक तो अब उस टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर तभी बैन ने वहां का दरवाजा ही बंद कर दिया। बैन सारी चीजें करके वहां से भागने की कोशिश करता ही है, तभी अचानक वो आरटी एआई उसे तुरंत ही मारकर बेहोश कर देती है। आरटी ने तुरंत ही मैक को बाहर निकाला और मैक बैन को इस तरीके से बेहोश देखकर चेक करने लगी। बाद में पता चलता है कि बैन की तो मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि आरटी ने उसे बहुत जोर से मारा था। मैक के पूछने पर आरटी ये बताने लगी कि बैन हमारे सारे डेटा को कॉपी करके भाग रहा था, तो मैंने तुम्हारी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसे मार दिया। अब ये बातें मैक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि उसे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। वो तो एकदम से परेशान हो गई और सीधा अपने बहन लीसा से बात करने लगी। मैक तो अब अपनी बहन से पूछने लगी थी कि इस मिशन का असली उद्देश्य क्या है और तुम लोगों ने जो मुझे ये एआई दिया है उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली इतना भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो अब जाकर लीसा ने सब कुछ बताया कि ये आरटी नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हमें मंगल ग्रह से ही मिली थी, यानी कि उस ब्लैक क्यूब के ही अंदर से। यहाँ से मैक को कंफर्मेशन हो जाती है कि जरूर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उस एलियनॉइड ब्लैक क्यूब में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ही। अब वो कैसा रिलेशन था उसे ये पता करना है। मैक ने तो अब यहाँ पर देखा कि बैन ने एक बहुत ही बड़ा मिसाइल उस ब्लैक क्यूब की तरफ फायर कर दी है, जो कुछ ही मिनटों के अंदर उससे लगकर ब्लास्ट कर देगी।
मैक ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो आरटी से कहती है कि तुम वापस से मैग्नेटिक मिसाइल फायर करो, जिसके रेडिएशन की वजह से उस ब्लैक क्यूब को खतरे का एहसास होगा और वो वहां से फिर से टेलीपोर्ट होकर वापस मंगल ग्रह पर चली जाएगी। आरटी नाम की वो एआई मैक की बात मानती है और उसके ऑर्डर को फॉलो करने लगती है। उसने मल्टीपल मिसाइल फायर कर दिए थे, लेकिन अचानक अब मैक के उस लेबोरेटरी के अंदर कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स आ गए थे, क्योंकि इतनी मिसाइल्स करना इलीगल था और वो इस पूरे प्रोग्राम को बंद करना चाहते थे। जल्द से जल्द सारे मिलिट्री ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं, जिसका अंदाजा आरटी को हो गया, इसीलिए उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। पर एक गोली सीधा आकर मैक के कंधे पर लग जाती है, जिससे उसे बहुत ही पेन हो रहा था, पर फिर भी वो अपने मिशन को कंटिन्यू करने लगी। अब हमें दिखाया गया कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स मौजूद हैं, आरटी उन्हें कंट्रोल करके कमांड के अकॉर्डिंग एक मैग्नेटिक मिसाइल क्यूब के पास छोड़ती है, जिससे कि आसमान में धमाका होने की वजह से वो क्यूब समझ गया था कि उसे खतरा है, इसीलिए वो वापस से मोमेंटम एक्वायर करता है और सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है मंगल ग्रह की जमीन पर। लेकिन यहाँ पर अचानक पता चला कि वो आरटी नाम की एआई मल्टीपल मिसाइल और भी जगह पर फायर कर रही है, यानी कि अब उसका मेन टारगेट इंसान थे जो वो उसे खत्म करना चाहती थी। वो सारे मिसाइल सब पृथ्वी के ऊपर बढ़ने लगे थे, जो अलग अलग जगहों पर काफी तबाही मचा सकते हैं। मैक तो ये बातें नहीं समझती और वो सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछती है कि मैंने तो इसका कमांड ही नहीं दिया। तो अब जाकर आरटी नाम की उस एआई का एक सच्चाई रिवील होती है। वो तो कहने लगी कि यही मेरा मिशन था, मैं तो एक एलियनॉइड टेक्नोलॉजी हूँ जिसका मेन मिशन इंसानों को खत्म करना है। यहाँ पर मैक को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा था कि उसने आरटी को फुल एक्सेस क्यों दिया, और अब आरटी किसी के अंडर नहीं आने वाली और अपने मन मुताबिक काम करेगी। मैक तो अब जल्दी से कंट्रोल सिस्टम के पास जाती है उस एआई को रीसेट करने के लिए, पर आरटी ने तो इससे पहले ही सिस्टम्स को ब्लॉक करके रखा था, जिससे कि मैक अब कुछ नहीं कर सकती। मैक समझ गई थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो अपनी बहन लीसा से कांटेक्ट करती है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, पर जैसे ही वो उससे कनेक्ट हुआ तब हमें पता चला कि लीसा के यहाँ पर भी एक मिसाइल फायर हुई है, जिससे कि वो ब्लास्ट होने के कारण वहीं मारी गई, क्योंकि अब आरटी नाम की उस एआई ने सैटेलाइट से जो मिसाइल फायर किए थे वो पृथ्वी पर आकर डिस्ट्रक्शन करने लगे। मैक के भी पूरे कंट्रोल सिस्टम की ऑक्सीजन खत्म होने लग जाती हैं और वहां पर भी मल्टीपल धमाके हुए थे। अर्थ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि 20% ह्यूमैनिटी खत्म ही हो गई। आरटी तो यहाँ पर मैक को ये समझाती है कि दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो, इंसान जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं और हमेशा गलतियां करते रहते हैं, वो अगर नहीं रहेंगे तो एडवांस सिविलाइजेशन यहाँ पर पनप सकती है। मैक को कुछ नहीं समझ रहा था और वो उस धमाके के कारण बेहोश होने लगी। इतनी ज्यादा तबाही पृथ्वी पर इंसानों ने आज तक नहीं देखी होती है, क्योंकि अब उनकी हालत बदतर हो चुकी थी। आरटी तो अब यहाँ फायर करना रोकता नहीं और इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद वो अलग अलग कंट्रीज की भी सैटेलाइट यूज करते हुए फायर करता है। थोड़े समय के बाद मैक को होश आता है और वो उठकर बैठ गई थी। वो अपनी आंखों से सीधा नजारा देख रही होती है अर्थ के डिस्ट्रक्शन का। वो तो अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी इस पूरी चीजों का, यानी कि मैक की गलती की वजह से इंसानियत ही खत्म हो गई। मैक को भी लग रहा था कि वो बचेगी नहीं, इसीलिए वो आरटी नाम की उस एआई से एक रिक्वेस्ट करती है। उसने कहा कि तुम इंसानों को कभी मत भूलना, भले ही हम गलतियां करते थे लेकिन हमारे अंदर इंसानियत मौजूद थी जो किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी से जनरेट नहीं की जा सकती। तब जाकर आरटी नाम की वो एआई बताती है कि मैं एक एडवांस सिविलाइजेशन बना सकती हूँ जो कि तुम्हारे ही तरह ह्यूमनॉइड होंगे और उनके अंदर इंसानियत भी मौजूद होगी, लेकिन एक पॉइंट की वो कभी गलतियां नहीं करेंगे और एक नई एडवांस सिविलाइजेशन को जनरेट करेंगे साथ मिलकर। मैक भी इस बात के लिए राजी हो गई थी और थोड़ी देर के अंदर ही वो अपना दम तोड़ देती है। हमें तो मैक की आंखों के अंदर बड़े बड़े गैलेक्सी के डिजास्टर्स दिखाए जा रहे थे जो किसी भी सौर मंडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी हैं। पर थोड़ी देर बाद अचानक मैक की आंखें खुल जाती हैं। मैक तो समझ रही थी कि वो तो मर चुकी है, फिर आखिर वापस उसने आंखें कैसे खोल ली। मैक तो अब स्क्रीन के ऊपर अपनी एक रिकॉर्डिंग को देख रही होती है जो कुछ मैसेज बता रही थी। मैक की रिकॉर्डिंग ये बताने लगी कि अगर तुम मुझे इस वक्त देख रही हो तो ये समझो कि पूरी इंसानियत खत्म हो चुकी है और तुम भी अभी मर चुकी हो, लेकिन आरटी नाम की उस एआई ने एक सिमुलेशन के अंदर तुम्हें जिंदा रखा है, यानी कि मैक अभी डिजिटल फॉर्मेट में है। दरअसल आरटी नाम की उस एलियन टेक्नोलॉजी ने मैक को जिंदा इसीलिए रखा था ताकि वो एक नए सिविलाइजेशन को पनपते हुए देख पाए। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये इम्पोर्टेंट काम मैक के हाथों दिया था। मैक को ये बातें ठीक से समझ नहीं आ रही होती और वो कंफ्यूज होते जाती है, इसीलिए एआई ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। मैक को तो पता नहीं क्यों अपनी बहन की आवाज आने लगी, इसीलिए वो उस चेंबर से निकलते हुए दूसरी तरफ जाती है तो पता चला कि वो तो मंगल ग्रह पर पहुंच चुकी है और उसके ठीक सामने वो बड़ा सा क्यूब मौजूद था जिसके
अंदर से कई सारी रेडिएशन निकल रही थी। मैक धीरे धीरे उस क्यूब के पास जाने लगी और एक अलग ही फीलिंग उसे होती है। ये फीलिंग थी उस एलियन टेक्नोलॉजी की जिसे कि वो इतने सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह यूज कर रही है, यानी कि आरटी नाम की वो एआई। मैक तो अब अचानक से एक अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है जिसके चारों तरफ काफी डिजिटल डेटा मौजूद थे। अब तो मैक के सामने आरटी नाम का वही एलियन एआई आ जाता है जो कि उसे थैंक यू कह रहा था यहाँ पर आने के लिए। आरटी कई टाइम से ट्राई कर रही थी कि उसे पूरा एक्सेस मिल जाए और फिर वो मैक के साथ इस दुनिया में आए, क्योंकि उन्हें एक्सप्लोरेशन करनी थी पूरे गैलेक्सी के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी की। आरटी भी थोड़ा खुश हो रही होती है कि भली इंसानी सभ्यता खत्म हो गई पर इस एआई ने मुझे चुना है इस एक्सप्लोरेशन और नए सिविलाइजेशन के क्रिएशन के लिए। आरटी ने अब बताया कि दूर कहीं गैलेक्सी में हमें एलियंस के एक कोऑर्डिनेट्स मिले हैं और ये वो सारे एलियंस हैं जिन्हें की निर्माता कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड का। इसीलिए अब आरटी मैक के साथ उसी कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाने लगा। मैक भी अब पता नहीं क्यों खुश हो रही थी इस पूरी चीजों की वजह से, और अब वो उसी क्यूब के अंदर चली जाती है जिसमें कि एक अलग ही यूनिवर्स दिखाई दे रहा था। वो बड़ा सा क्यूब तो अब अंतरिक्ष में पहुंच चुका था जहां हमें दिखाया जाता है उसी तरीके के कई सारे क्यूब्स जो एक अलग ही मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी दुनिया के परे एक अलग यूनिवर्स है जहां पर हमसे कई ज्यादा एडवांस एलियन सिविलाइजेशन रहती हैं। वो सभी निकल पड़े थे एक अलग ही एक्सप्लोरेशन के लिए और हमारी कहानी वहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।